नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स में। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और अभी तक हम कक्षा 10 की हिंदी जो हमारी पाठ्य पुस्तक थी क्षितिज के अंतर्गत हम काव्य खंड पढ़ रहे थे। बच्चों, अब हम व्याकरण का कुछ भाग पढ़ेंगे। उसमें हम सर्वप्रथम आज समास के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज हम व्याकरण का एक भाग है समास, उसके बारे में जानेंगे कि समास क्या होते हैं। देखो बच्चों, समास का जो अर्थ होता है वो होता है शब्दों को पास पास बैठाना, यानी कि दो शब्दों को लेना और उन शब्दों को पास पास करके एक नया शब्द बनाना, या कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक अर्थ प्राप्त करना समास कहलाता है। देखो, हम समास की यहाँ एक परिभाषा देखेंगे। आप यहाँ से देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संयोग को समास कहा जाता है। जब दो शब्द आपस में आकर के मिल जाते हैं तो उन शब्दों के संयोग को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। तो देखो, जब हम समास करते हैं तो जब समास का हम विग्रह करते हैं तो उसके बीच में जो विभक्ति होती है या जो कारक होता है या जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जो क्या होते हैं, वो उनमें से लोप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विभक्ति चिन्ह लोप हो जाते हैं। यानी कि हम किसी भी पद का या हम किसी भी शब्द का जब समास विग्रह करते हैं, यानी जब उसको दो पदों में बांटते हैं, तो उनके बीच में जो भी कारक चिन्ह होते हैं वो लोप हो जाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे पाठ के लिए शाला। हमने ये एक उदाहरण देखा, जैसे पाठ के लिए शाला, यानी शाला किसके लिए है? पाठ पढ़ने के लिए है। पाठ के लिए शाला। यदि हम के लिए, ये जो विभक्ति चिन्ह है के लिए या ये परसर्ग है, यदि हम इसका लोप कर देते हैं, यानी हम इसको हटा देते हैं, तो क्या बन जाएगा नया शब्द? ये हो जाएगा पाठशाला। तो देखो बच्चों, पाठ के लिए शाला, ये तो क्या है? समास का विग्रह। ये क्या है? समास का विग्रह। सामासिक, इसको हम कहेंगे सामासिक विग्रह। और ये जो पाठशाला बनी है इसको हम कहेंगे समास। इसको हम क्या कहेंगे? समास या समस्त पद। इसे हम समस्त पद भी कह सकते हैं। लेकिन जो के लिए शब्द आया है, ये क्या है? ये कारक है या विभक्ति है। जब किसी शब्द में से या जब किसी वाक्य में से कोई विभक्ति या कारक लोप हो जाते हैं तो वह पूरा एक पद बन जाता है और वह पद कहलाता है हमारा समास। हम यहाँ एक आध उदाहरण देखेंगे समास के लिए। पहले मैं एक बार बच्चों इसको थोड़ा सा इरेज करके हटा देती हूँ, फिर आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊंगी कि किस प्रकार विभक्ति का लोप किया जाता है और विभक्ति का लोप करके और किस प्रकार एक समास के पद का निर्माण किया जाता है। तो हम यहाँ समास पढ़ रहे हैं बच्चों, और हम समास के जितने भी जितने भी इसके भाग हैं उन सब भागों के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं जैसे समस्त पद। हम देखेंगे जैसे समस्त पद, एक तो होता है समस्त पद और एक होता है बच्चों पूर्व पद। क्या होता है? पूर्व पद। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। उत्तर पद और एक होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। ये देखो समास के चार वो हैं। अब समस्त पद में जैसे हम चलते हैं, पहला हम लेते हैं समस्त पद का नंबर 1, देख लो, पीताम्बर। अभी हम केवल समास की परिभाषा जान रहे हैं कि समास क्या होते हैं। जैसे हमने ले लिया पीताम्बर। अब पीताम्बर का पूर्व पद क्या है? पीत। क्या है? पूर्व पद पीत। और उत्तर पद यानी पीछे वाला पद क्या है? अंबर। क्या है? अंबर। तो तुम्हें समझ में आया बच्चों? देखो, ये हो गया है, इसका विग्रह क्या हो गया है? अब पीत है जिसका, अंबर जिसका, क्या है? पीत है अंबर जिसका, अंबर जिसका, ये इसका विग्रह हो गया है। अब आपको समास समझ में आया? ये समस्त पद है यानी पूरा पद है, एक पीताम्बर, एक पूरा पद है। इसका प्रथम पद हो गया पीत जो पूर्व पद है, उत्तर पद यानी पिछला पद हो गया अंबर, यानी, और हम इनको पूर्व पद और उत्तर पद को यदि हम मिलाते हैं तो ये हो जाएगा पीत है अंबर जिसका, यानी पीला है वस्त्र जिसका। कौन है वो? विष्णु। कौन है वो? विष्णु। जैसे हम एक और देखेंगे बच्चों इसमें उदाहरण, जैसे है दाल रोटी। क्या है उदाहरण? दाल डैश रोटी। तो इसका पूर्व पद क्या है? आपको पता है पूर्व पद दिख रहा है दाल, और उत्तर पद क्या है? रोटी। उत्तर पद क्या है?
रोटी। तो अब हम जैसे मान लो इसको लिखेंगे, इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा दाल और रोटी। यानी दो चीजें हैं, एक दाल है और एक रोटी है। विग्रह किया तो ये और जो कारक है या और जो विभक्ति है ये बीच में आ जाती है, और जब हम इसको समस्त पद बनाते हैं तो ये पूरा एक पद बन जाता है दाल रोटी। अगला एक और हम इसमें देखेंगे, जैसे नवरत्न। क्या नाम है? नवरत्न। नवरत्न का पूर्व पद क्या होगा बच्चों? नव यानी नो, और रत्न का अर्थ होगा रत्न। यानी इसका अब हम मान लो इसका विग्रह करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखने के लिए लिखेंगे नव। नव या नो रत्नों का, कितने रत्नों का? नो रत्नों का समाहार, ये इसका विग्रह है, समाहार। इसमें विभक्ति कौन सी है? का। कौन सी विभक्ति है इसमें? का। इसमें है और, इसमें है और जिसका। तो देखो बच्चों, जब इन विभक्तियों का लोप हो जाता है तो समस्त पद बन जाता है, यानी ये समास कहलाता है। और जब इन समास को हम तोड़ते हैं तो ये समास का विग्रह कहलाता है। अब देखो बच्चों, एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ और आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि समास के कितने भाग होते हैं या समास के कितने भेद होते हैं। हम ये समास के भेदों के बारे में जान रहे हैं। परिभाषा आपको समझ में आई गई होगी कि दो या दो से अधिक शब्दों या दो या दो से अधिक पदों के परस्पर संयोग से, यानी जब दो या दो से अधिक शब्द हो या दो या दो से अधिक पद हो तो उनके संयोग से जो नया पद बनता है उस नए पद को हम क्या कहते हैं? उस नए पद को हम समास कहते हैं। तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। बच्चों ये जो हम पढ़ रहे हैं ये केवल हम कक्षा 10 के लिए पढ़ रहे हैं, जितना हमारे कोर्स में आएगा। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले होता है अव्ययभावी समास, अव्ययी भाव समास। नंबर 2 पे आता है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। और नंबर 3 पे आता है हमारा कर्मधारय समास। नंबर 3 पे कौन सा आता है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और नंबर 4 पे आता है हमारा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। देखो बच्चों, द्विगु समास, आपको ये सारे के सारे समास याद रखने पड़ेंगे। और नंबर 5 पे आता है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व, द्वंद्व समास। और नंबर 6 पे आता है, आपने कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे, और नंबर 6 पे आता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। एक सेकंड बच्चों, इसको दोबारा लिख देती हूँ, एक सेकंड। जो 6 नंबर पे जो हमारा समास आएगा उस समास का नाम है बहुव्रीहि समास। देखो ये जो बहुव्रीहि समास है ये क्या करते हैं? इस समास का ज्यादा विग्रह नहीं होता है। ये समास अपने आप में एक निश्चित समास होता है। इसका नाम है बहुव्रीहि। व्य के अंदर री की मात्रा लगेगी बच्चों। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। तो अब आपको समास समझ में आ गए। हमारे समास के यहाँ 6 भेद हैं, आप चाहो तो इनको लिख सकते हो। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, नंबर 2 है तत्पुरुष समास, नंबर 3 है कर्मधारय समास, नंबर 4 है द्विगु समास, और नंबर 5 है द्वंद्व समास, और नंबर 6 है बहुव्रीहि समास। हम सर्वप्रथम बच्चों, आपको समास की परिभाषा समझ में आ गई और समास किस प्रकार बनते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम सर्वप्रथम आज पढ़ेंगे अव्ययभावी समास। कौन सा समास है बच्चों? अव्ययभावी समास। तो हम सबसे पहले इसी समास को देखेंगे, अव्यय का अर्थ समझेंगे। अव्यय का अर्थ क्या होता है? देखो अव्यय का जो अर्थ होता है वो होता है एक निश्चित। क्या होती है? जहाँ निश्चितता होती है, जिसको हम बदल नहीं सकते, वो कहलाता है अव्यय। क्या कहलाता है? अव्यय। अब देखो जैसे अव्ययी भाव समास, आज हम सर्वप्रथम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में बच्चों जब हम आगे के वाच्य वगैरह पढ़ लेंगे तो समास में से जो प्रश्न आएंगे मैं उन प्रश्नों को आपको बताऊंगी कि वो प्रश्न किस प्रकार समास में से बनेंगे। तो अव्ययभावी समास क्या होता है इसकी परिभाषा देखो बच्चों। जिस समास का प्रथम पद, कौन सा पद? प्रथम पद यानी पहला पद
जिस समास का प्रथम पद कैसा हो, अव्यय हो यानी निश्चित हो, जिसका प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय का मतलब निश्चित हो, जिसको हम बदल नहीं सकते हो, तथा जिससे क्या हो, उससे पहला पद निश्चित हो और समस्त पद भी अव्यय बन जाए। उससे क्या होता है, जिससे समस्त पद भी, पहला पद अगर अव्यय है और अव्यय हो और समस्त पद भी उससे अव्यय बनता है, समस्त पद भी उससे अव्यय बन जाए, अव्यय बन जाए, वह अव्ययभावी समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। आप चाहो तो इसकी परिभाषा उतार सकते हो। देखो बच्चों, आप लिखने कहलाता है। अब देखो अव्ययभावी समास क्या होता है, जिसका प्रथम पद, कौन सा पद, जिसका प्रथम पद अव्यय हो यानी निश्चित हो, यानी उसको बदला नहीं जा सकता हो, और तो समस्त पद भी उससे क्या है, अव्यय बन जाता है, और वह अव्ययभावी समास कहलाता है। यानी उत्तर पद जो उसका होगा, यानी पिछला पद जो उसका होगा, वो भी अव्यय बन जाएगा। जैसे हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले समस्त पद। जो समास होते हैं उसको हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का मतलब जो समास है, जिसका अर्थ निकलता हो वो पद। फिर उसके बाद आता है बच्चों उसका विग्रह। क्या आता है? विग्रह। अब जैसे पहला पद है हमारा आजीवन। क्या है? आजीवन। आजीवन का अर्थ आप सबको पता है। आ क्या है? आ है जो अव्यय पद है। आ क्या है? एक अव्यय पद है। कौन सा पद है? अव्यय पद है। और जीवन क्या है? जीवन है जो इसका उत्तर पद है। तो हम इसका आजीवन का मतलब क्या होता है, यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत। समझ में आया आपको? जैसे हमारा जो अव्ययभावी समास है उसका प्रथम पद अव्यय होता है, यानी वो बदलता नहीं है। जैसे आ नहीं बदलेगा लेकिन जीवन बदल जाएगा। जीवन के साथ में जनजीवन भी लग जाएगा, लेकिन आ है जो तो आ ही रहेगा। आ एक अव्ययभावी समास है, और आ के साथ जब जीवन जुड़ता है तो ये भी पूरा एक क्या बन जाता है? अव्यय पद बन जाता है, यानी निश्चय पद, निश्चित पद बन जाता है। तो ये कहलाता है जीवन पर्यंत। क्या कहलाता है? जीवन पर्यंत। इसका विग्रह, यदि हम इसको तोड़ते हैं आजीवन को, तो वो कहलाएगा जीवन पर्यंत। अगला देखो, जैसे हमारा एक आता है यथाशक्ति। यथाशक्ति। अब इसमें यथा जो पद है वो अव्यय पद है, और शक्ति है जो उत्तर पद है। और हम इसका जब हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा यथा शक्ति का मतलब हो जाएगा शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। तो हो गया इसका सामासिक विग्रह। अगला एक और हम देखते हैं, ये है प्रतिदिन। क्या है? प्रतिदिन। प्रतिदिन। प्रतिदिन का यदि हम विग्रह करते हैं, प्रति क्या है बच्चों? प्रति है जो अव्यय है, और दिन क्या है? दिन उत्तर पद है। दिन को तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब प्रति के साथ दिन लग जाता है तो हम दिन को भी चेंज नहीं कर सकते, यानी बदल नहीं सकते हैं। और ये पूरा जो पद है ये क्या बन जाता है? अव्ययी भाव समास बन जाता है। तो प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है? दिन दिन। क्या होता है? दिन दिन। अगला देखो आप, एक और है प्रत्येक। क्या है? प्रत्येक। प्रत्येक। प्रत्येक क्या, देखो हम विग्रह करते हैं तो ये हो जाएगा एक एक। क्या हो जाएगा? एक एक। तो बच्चों आप इसको उतार लो। ये है अव्ययभावी समास, और अव्ययभावी समास के ये उदाहरण है। कुछ मैं आपको बोल के बता देती हूँ। जैसे भरपेट। क्या है? भरपेट। भरपेट का क्या होगा? पेट भर के। उसका सामासिक विग्रह क्या होगा? पेट भर के। और जैसे अगला है जैसे प्रतिवर्ष। अब जैसे हमने यहाँ प्रति देखा ना, प्रतिदिन देखा। ऐसे ही यदि हम प्रतिवर्ष करेंगे तो प्रतिवर्ष का क्या हो जाएगा? वर्ष वर्ष। क्या हो जाएगा? वर्ष वर्ष। ये है प्रतिवर्ष का, और प्रतिदिन का हो जाएगा दिन दिन। उसी प्रकार एक और मैं आपको बताती हूँ, आमरण। यहां लिख देती हूँ आमरण। आमरण। अगर हम इसका अलग अलग देखते हैं तो ये कहते हैं इसका हो जाएगा सामासिक विग्रह आमरण। और वैसे यदि हम उसको पूरा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आमरण। आमरण का अर्थ होता है आमरण, यानी मरने तक। कब तक? मरने तक, मरण तक, यानी जब तक वो जिएगा तब तक, यानी मरण तक, यानी जीवन पर्यंत तक वो ये काम करेगा, या आमरण तक। आपने सुना होगा ना कि उन्होंने आमरण अनशन किया है। आमरण अनशन का मतलब क्या हो जाता है?
कि वो जब तक मर नहीं जाएगा, जब तक भूखा प्यासा रहेगा, जब तक उसकी मांग नहीं मान ली जाती, यानी मरने तक। उसी प्रकार देखो बच्चों, एक और है आजन्म। क्या है? आजन्म। आजन्म का क्या हो जाएगा? जन्म पर्यंत। एक और हम ये देख लेते हैं यहीं पर, आजन्म। आजन्म, आ क्या है? आ अव्यय है, और जन्म क्या है? उत्तर पद है। जब इसके साथ आ और जन्म दोनों मिल जाते हैं तो ये पूरा एक पद अव्यय पद हो जाता है। आजन्म का मतलब है जन्म पर्यंत। क्या है? जन्म पर्यंत। तो देखो बच्चों, ये हमारा अव्ययी भाव समास है जिसको हमने अभी समझा है। आप चाहो तो इसको एक बार और देखो, मैं आपको बता देती हूँ। अव्ययी भाव समास वह होता है जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय का मतलब निश्चित हो, जिसे बदला नहीं जा सकते हो, और समस्त पद भी उससे अव्यय बन जाए। यानी पूरा पद यदि प्रथम पद के साथ मिलता है तो समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब हम अव्ययी भाव समास को जब हम देखते हैं तो उसके ये उदाहरण है। सबसे पहले हम समस्त पद यानी समास देखेंगे, और उसके साथ ही उसका विग्रह भी देखेंगे। जैसे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आजीवन। यदि हमें इसका सामासिक पदों का विग्रह करने को कहा जाए तो हम कहेंगे जीवन पर्यंत। यथाशक्ति, जिसमें यथा शब्द है, ये क्या है? ये एक अव्यय शब्द है, और शक्ति है जो इसका उत्तर पद है, यानी शक्ति के अनुसार, यानी यथा का यहाँ अर्थ हो गया अनुसार। और प्रतिदिन यानी रोजाना, जिसको हम कहते हैं डेली इंग्लिश में, और हिंदी में रोजाना, प्रतिदिन यानी दिन दिन। और प्रत्येक, इसमें प्र जो है वो क्या है? वो है अव्यय। क्या है? अव्यय। तो प्रत्येक क्या हो गया? एक एक। उसी प्रकार आप देखो आमरण। आमरण का अर्थ है आमरण, यानी मरने तक। कब तक? मरने तक। आजन्म यानी जन्म पर्यंत तक, जब से जन्म हुआ है तब तक। तो देखो बच्चों, आपको ये अव्ययभावी समास समझ में आ गया होगा। अब हम अगले समास पे चलते हैं, और हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। बच्चों, तत्पुरुष समास थोड़ा सा बड़ा समास है, हम इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। यानी अव्ययभावी समास तो आपको समझ में आ गया, जिसमें प्रथम पद निश्चित होता है, यानी जिसमें यथा, प्रति ऐसे जो शब्द आते हैं प्रथम पद में, वो कहलाता है अव्ययभाव समास। और जो इसके अलावा अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है दूसरा हमारा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। देखो बच्चों, अब हम इस तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। इसको देखो, तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में हमेशा क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। मतलब क्या होता है? जो दो पद होते हैं हर समास के अंदर, प्रथम पद और द्वितीय पद, तो इसमें क्या होता है? इसमें हमेशा द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे जिस समास में प्रथम पद की विभक्ति का लोप हो जाए और दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आप इसकी परिभाषा देख लो। जिस समास में, यहां से मैं आपको लिख देती हूं, जिस समास में एक सेकंड बच्चों, जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो। किसका लोप हो? पहले पद की विभक्ति का लोप हो, या पहले पद की विभक्ति दिखाई नहीं दे, लोप हो, एवं जिसमें उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो, एवं जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। पहले पद की तो विभक्ति का लोप हो जाए, और दूसरा पद क्या हो जाए? जिसमें प्रधान हो जाए, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब आपको समझ में आया है? देखो, अव्ययभावी समास में क्या था? पहला पद अव्यय था। क्या था? पहला पद अव्यय था, निश्चित था, और उत्तर पद उसके साथ मिलने से पूरा का पूरा जो शब्द था, पूरा का पूरा समास था, जो अव्यय हो जा रहा था। लेकिन तत्पुरुष समास में क्या होता है? पहले पद की विभक्ति का लोप हो जाता है और दूसरा पद उसमें प्रधान होता है। वह समास कहलाता है हमारा तत्पुरुष समास। यानी जिस समास में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है, उसी के कारक के नाम पर समास का नामकरण होता है। यानी तत्पुरुष जो समास है वो कारक के आधार पर चलते हैं। किसके आधार पर चलते हैं? आपने कारक पढ़े हैं, देखो आपने 9th में पढ़े होंगे कारक, और नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको अभी 10वीं में कारक पढ़ाऊंगी। ये जो तत्पुरुष समास है ये कारक के साथ चलता है। जैसे हमारे कारक है, कर्ता ने कर्म को, आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों, करण से
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से देखो बच्चों, ये जो दो से आए हैं ना, एक से तो जोड़ने के भाव में आएगा करण वाला, तो ये तो जोड़ने के भाव में आएगा, और ये जो अपादान वाला से आएगा ये अलग करने के भाव में आएगा। ये हम कारक पढ़ेंगे तब देखेंगे। संबंध का, के और की, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर, में और पर, ये सारी क्या है, कारक की विभक्तियां हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, अधिकरण में पर। तो देखो बच्चों, जो ये जो तत्पुरुष समास है वो इन कारक के नाम पे बना हुआ है। जैसे कर्म तत्पुरुष समास है, इसके अलावा करण तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है और अधिकरण तत्पुरुष समास है। देखो बच्चों, पहले इस कारक में एक और था संबोधन, अधिकरण के नीचे संबोधन आया करता था, लेकिन उस संबोधन को अब हटा दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जिस समाज में पहले पद की विभक्ति का लोप हो जाता हो और दूसरा पद प्रधान बन जाता हो, यानी जो कुछ है वो दूसरा पद हो जाता हो, वह तत्पुरुष समास होते हैं। और तत्पुरुष समास है जो कारक की विभक्तियों के आधार पर चलते हैं, और वो कारक की विभक्तियां होती है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, अधिकरण में पर। और आप ये दो चीज और समझ लो, जो करण वाला से है ये किसी चीज को, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ता है, और अपादान वाला से है जो एक चीज को दूसरी चीज से अलग करता है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम कौन सा तत्पुरुष समास देखेंगे, कर्म तत्पुरुष समास देखेंगे। तो उसके लिए हमको ये इरेज करके और फिर समझना पड़ेगा। तो आपको ये तत्पुरुष समास की परिभाषा समझ में आ गई होगी, और तत्पुरुष समास ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कर्ता की विभक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। यानी कर्ता की विभक्ति कौन सी है, यानी प्रथम पद इसमें प्रधान नहीं होता, प्रथम पद में तो क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, और द्वितीय पद इसमें प्रधान होता है। तो हम सर्वप्रथम हम इसमें पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास पढ़ेंगे सर्वप्रथम हम इसमें, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। देखो बच्चों, सर्वप्रथम हम इसमें पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास में क्या है, ये तो आपको पता है कि इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, और प्रथम पद की क्या होती है, विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष समास में आप देखो कौन सी विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ लिख लेते हैं हम, कर्म तत्पुरुष समास की जो विभक्ति है वो है को। कौन सी है, को। कर्ता ने कर्म को, कर्म जो तत्पुरुष समास है उसकी जो विभक्ति है वो है को। उसको देखो, हम करने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समस्त पद, यानी जो पूर्व पद है, यानी जो पूरा पद होता है ना समास का, उसको हम कहते हैं समस्त पद, या उसको हम समास भी कह सकते हैं, यानी जिसका अर्थ निकल रहा है। और तत्पश्चात हम यहाँ लिखेंगे उसका विग्रह। तो सबसे पहले हम कर्म तत्पुरुष समास को देखेंगे। जैसे इसका समस्त पद है स्वर्ग प्राप्त, यानी उसने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। इसका विग्रह हम क्या करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। आपके एक प्रश्न आएगा, इस तरीके का एक प्रश्न आएगा, और ये आपको दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है, आप इसको बताइए और इसमें कौन सी विभक्ति है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये कर्म तत्पुरुष समास है, और इसमें को विभक्ति है जिसका लोप हो गया है, और वो समास बन गया है स्वर्ग प्राप्त। अब हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं, दूसरा बच्चों, वो देखो शरणागत। क्या है, शरणागत। दूसरा उदाहरण हम इसका देखते हैं, शरणागत, यानी क्या हो जाएगा, शरण को आगत, शरण को आगत, यानी जो शरण में आया हुआ है, शरण को आगत। तीसरा है जैसे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, सबको जानने वाला, यानी सर्वज्ञ का मतलब है सबको जानने वाला, जानने वाला। तीसरा है, एक और हम देख लेते हैं इसका उदाहरण,
मांस बख्शी। क्या है? मांस बख्शी, यानी मांस का भक्षण करने वाला या मांस को खाने वाला, मांस को खाने वाला या मांस का भक्षण करने वाला। इसके और भी बच्चों कई सारे उदाहरण होते हैं, जैसे एक उदाहरण हम इसका कर लेते हैं ग्रामगत। यहाँ देखो आप, एक उदाहरण हम यहाँ कर देते हैं, जैसे ग्रामगत। ग्रामगत का अर्थ क्या होता है? गत माने जाना, ग्राम माने गांव। तो यहाँ ये जो गत है ये प्रधान हो जाता है, ये हो जाता है गांव को या ग्राम को जाने वाला या ग्राम को गया हुआ। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। कर्म तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति बार बार को आ रही है। कौन सी विभक्ति आ रही है? को। और जब हम इसका विग्रह को हम जब समस्त पद में बदल देते हैं और इस विभक्ति को जब विभक्ति का जब हम लोप कर देते हैं तो हमें ये समस्त पद यानी समास प्राप्त हो जाते हैं। मान लो आपके पास ये प्रश्न आ जाए कि मांस को खाने वाला समास बनाइए, तो आप क्या कहोगे? मांस बख्शी। सबको जानने वाले का समास बनाइए सर्वज्ञ। शरण को आगत का समास बनाइए शरणागत। स्वर्ग को प्राप्त का समास बनाइए स्वर्ग प्राप्त। इसमें दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक तो ये कि ये इस तरीके का दे दे आपको स्वर्ग को प्राप्त, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा समास है, तो आप बताओगे कर्म तत्पुरुष समास है। या आपको ये दे दें स्वर्ग को प्राप्त, इसका समस्त पद बनाइए या इसका समास बनाइए, तो आप बनाएंगे स्वर्ग प्राप्त। या आपको ये दे दे कि स्वर्ग प्राप्त का सामासिक विग्रह कीजिए, तो आपको लिखना पड़ेगा स्वर्ग को प्राप्त। तो देखो बच्चों ये है कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको आराम से देख के और फिर दोबारा पढ़ना। और यदि नहीं समझ में आता है आपको कोई भी बात, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल दो कि मैडम हमको यहाँ ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको वो दोबारा से समझा दूंगी। एक बच्चों अब हम अगला पढ़ेंगे। इसमें एक सेकंड बच्चों, हाँ, अब हम अगला समास इसमें देख बच्चों, अब हम अगला समास करेंगे। हमारा अगला समास है करण तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? करण तत्पुरुष। ये तत्पुरुष के ही भाग चल रहे हैं बच्चों। ये दूसरा है करण तत्पुरुष। कौन सा है? करण तत्पुरुष। अब करण की जो विभक्ति है वो क्या है? से। यानी क्या है विभक्ति करण की? से या द्वारा। जब इन दोनों का लोप हो जाता है तो करण तत्पुरुष समास बनता है। हम इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे हम इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं समस्त पद और फिर हम यहाँ लिख लेते हैं विग्रह। तो हम इसके दो चार उदाहरण देखेंगे बच्चों। पहला है, इसका एक उदाहरण है, हम देखते हैं वाक युद्ध। वाक युद्ध जानते हो ना, जो भाई बहन आपस में बातों से करते हैं, उसको कहते हैं वाक युद्ध। यानी कि वाक से युद्ध, यानी बातों से युद्ध, यानी वाद विवाद करना। अगला है अकाल पीड़ित। दूसरा क्या है? अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित। तो अकाल पीड़ित में क्या होएगा? अकाल से पीड़ित। किससे पीड़ित है व्यक्ति? अकाल से, यानी भुखमरी से अकाल से पीड़ित है। बारिश नहीं हुई है और अकाल पड़ गया, तो ये हो गया अकाल से पीड़ित। इसका एक और उदाहरण हम देखेंगे बच्चों, मद मत। मद मत यानी मद से मत हुआ, यानी कि मद मस्त जो होता है, यानी मद यानी जो नशा करने वाली चीजें होती है, उसको पीने के बाद में जो मस्त हो जाते हैं उसको कहते हैं मद से मतवाला हुआ या मद से मत हुआ। अगला देखो एक और है पद दलित। कौन सा है? पद दलित। पद दलित में क्या होगा? पद से दलित। क्या है? पद से दलित। वे व्यक्ति कौन है? पद से दलित। तो देखो बच्चों ये करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं जिनमें से विभक्ति या द्वारा विभक्ति आती है, जिसका लोप हो जाता है तो ये समास तैयार हो जाता है। ये समस्त पद है जो समास है और ये इसका विग्रह है। जैसे वाक युद्ध, वाक से युद्ध। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। मदमत, मद से मत हुआ, यानी जो उसने नशे वाली चीज को पी है उससे वो मस्त हुआ। पद से दलित है, जो कि पद से क्या है? दलित है। तो देखो बच्चों ये है करण तत्पुरुष समास। अब हमारा इसके आगे के जो भी हमारे समास है, अभी तो हमारा तत्पुरुष समास चलेगा। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है और बहुब्रीहि समास है। इन समास को हम जितना हो सकेगा उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। बच्चों यहाँ जो बात आपको समझ में नहीं आई है उसके लिए आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।
बच्चों, आप इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे वीडियो हैं जो आपको तुरंत मिलेंगे, और कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप इसे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।